बांग्लादेश की नई राजनीति, जहां तारिक रहमान प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन उनके लिए जीत का ताज जो है वो कांटों से लगातार भरा हुआ लग रहा है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस ने जाते जाते दो ऐसे जाल बिछाए हैं कि बीएनपी सरकार लगातार फंसती हुई नजर आ रही है। ये दोनों फैसले हैं संवैधानिक सुधार का रेफरेंडम, दूसरा फैसला अमेरिका के साथ ट्रेड डील। आपको बता दें, सुधार प्रधानमंत्री की ताकत कम करना, संसद की कमेटियों को ज्यादा पावर देना, राष्ट्रपति या जजों को मजबूत करना है, यानी सत्ता को बांटना। वही ट्रेड डील क्या है ये भी आपको बता दें, कपड़ों पर 0 टैरिफ, लेकिन शर्त यह है कि कॉटन और यार्न जो है अमेरिका से ही आएगा, यानी बांग्लादेश के फैक्ट्री वाले अब महंगा अमेरिकी कॉटन खरीदेंगे। लेबर लॉ सख्त होंगे, इन्वेस्टमेंट आसान होगा, लेकिन लोकल इंडस्ट्रीज को नुकसान होगा। वियतनाम, कंबोडिया, इंडिया से कंपटीशन और भी बढ़ जाएगा बांग्लादेश का, एक्सपोर्ट ग्रोथ रुक सकती है इससे। और वहीं अब जमात बांग्लादेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी भी बन चुकी है, जो संसद में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी के विदेश समेत सभी तरह के नीतिगत फैसलों पर असर डाल सकती है और डालना शुरू भी कर चुकी है। आपको बता दें, बांग्लादेश में जमात का दायरा बढ़ रहा है और पाकिस्तान, तुर्की जैसे पड़ोसी इस्लामिक देश इसका फायदा उठाने में जुट गए हैं। एर्दोआन ने अपने बेटे बिलाल एर्दोआन को बांग्लादेश भेज दिया है। बिलाल एर्दोआन जब बांग्लादेश पहुंचे तब बीएनपी प्रमुख तारिक रहमान को प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए सिर्फ 24 घंटे भी नहीं हुए थे। तो सर, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस जाते जाते रहमान के लिए ये जो 2 बड़े पेच फंसा कर गए हैं, कैसे वो उससे उभरेंगे, और एर्दोआन यानी कि तुर्की ने जो ये चाल चला है उससे वो कैसे बाहर निकलेंगे? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, ये बहुत मुश्किल में डाल दिया है तारिक रहमान को यूनुस ने, क्योंकि जिस ढंग से उस शेख हसीना ने जो जमाते इस्लामी है उसको प्रतिबंधित कर दिया था, उस पर बिल्कुल बैन लगा दिया था, उसकी गतिविधियां रोक दी थी, क्योंकि वो कट्टर सुन्नी संगठन है, वो कट्टर सुन्नी इस्लाम लाना चाहता है और इसीलिए उसका मुख्य उद्देश्य है हिंदुओं पे, अल्पसंख्यकों पे हमला करना, अराजकता फैलाना और वहां इस्लामिक शासन जो है, शरिया शासन लागू करना जी। ऐसे में जब मोहम्मद यूनुस ने उससे प्रतिबंध हटाया और बीएनपी पे जो एक बड़ी पार्टी है उस पे प्रतिबंधित शुरू कर दिया, तो निश्चित रूप से एक बड़े दल के रूप में 68 उसके एमपी जीते हैं, तो एक बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई। उसको लगाम लगाना एक बड़ी चुनौती निश्चित रूप से हो, क्योंकि वो अभी शुरू से ही हंगामा शुरू कर दिया है। खास तौर पे रेफरेंडम जो था, जिसको जुलाई चार्टर बोलते हैं, जिसमें संवैधानिक सुधार है, सरकार में प्रधानमंत्री की शक्तियां कम करना है, जिसमें जो सदन में 2 सदन बनाने हैं, उसमें लोकसभा और राज्यसभा टाइप से जैसे भारत में है वैसे, तो ये तमाम चीजें हैं, बहुत मुश्किल भरा रास्ता है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये है कि बीएनपी, इसको अगर देखेंगे तो बीएनपी के जो सांसद हैं उन्होंने रेफरेंडम को लागू करने की शपथ लेने से इनकार कर दिया। इसका मतलब कि जो एक बिना चुनी हुई सरकार है और एक रेफरेंडम के नाम पे एक वहां पे जो अराजकता फैलाना चाह रही थी, उसको बीएनपी की सरकार जो आई है उसने इनकार कर दिया है कि वो हम नहीं होने देंगे। एक अच्छी शुरुआत है जी। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने बेटों को भेजा है, ये एक बुरा संकेत है, क्योंकि तुर्की पहले से ही एक इस्लामिक जो है कोलिशन बनाने की कोशिश कर रहा है, इस्लामिक देशों का नेता बनने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान से उसके बहुत गहरे रिश्ते, कश्मीर को लेकर के भी जो कहा जाता है कि अंकारा में ही सारे के सारे अब सेपरेटिस्ट की बैठकें होती हैं, वो उसके खुल के साथ देता रहा था। ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा कि कैसे तुर्की ने सारे ड्रोन की सप्लाई की पाकिस्तान को, जिससे भारत पे हमला करने की कोशिश की। अलग मुद्दा है कि भारत का जो एंटी डिफेंस सिस्टम जो है, ड्रोन सिस्टम, आकाश तीर जैसा, उसने सारे ड्रोन को मार गिराया, एक भी ड्रोन भारत में उस ढंग से नहीं आ पाया। सर, समझना चाहूंगी आपसे कि आखिर इससे ये जो जिस तरीके से ये जाल बुना गया है, या फिर एर्दोआन ने जिस तरीके से तुर्की का हस्तक्षेप होने लगा है बांग्लादेश में, ये भारत के लिए कैसे संकेत है, क्योंकि इसको अच्छे तौर पर नहीं देखा जा रहा है?
नहीं नहीं, भारत के लिए अच्छे संकेत नहीं है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि तारिक रहमान ने जो कहा है, जो पहला जो संबोधन उनका था राष्ट्र के नाम, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश जो है वो सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, वो हिंदुओं का भी है, बौद्धों का भी है, सिखों का भी है, ईसाइयों का भी, सभी धर्मों का है, इंक्लूसिव बांग्लादेश की बात उन्होंने की है। ये वहां के प्रधानमंत्री हैं। और उससे सबसे बड़ी बात यह है कि वो सामान्य बहुमत से नहीं है, कोई कॉलिशन गवर्नमेंट नहीं है, वो 212 एमपी 2/3 मेजोरिटी के साथ बने। यानी कि बांग्लादेश की जनता ने बहुत बड़े पैमाने पे उन पे भरोसा जताया है, और वो भरोसा जताया है जो चुनाव के पहले उन्होंने वादा किया था। और जो वादा था वो यही था कि बांग्लादेश में हिंदुओं, सिखों, यानी कि जितने अल्पसंख्यक हैं वो सबकी सुरक्षा की जाएगी, सब कुछ रखा जाएगा। और उसका जो इम्पैक्ट है वो अभी आने वाले समय में दिखेगा। अभी जो आपको इम्पैक्ट दिख रहा है यूनुस का दिख रहा है कि यूनुस ने जाल बिछाया था, जो चाल चली थी, उसका इम्पैक्ट दिख रहा है। तुर्की, ऐसे आपको बता दूं मैं, तुर्की पहले भी कोशिश करता रहा है, मलेशिया के साथ जाने की कोशिश किया था, और मलेशिया से दोस्ती करके मलेशिया और पाकिस्तान और तुर्की तीनों मिलके एक सोचे थे कि हमने एक गुट बना लें और उसके पीछे तमाम जो है वो इस्लामिक कंट्री को इकट्ठा करें। लेकिन मलेशिया उससे बाहर आ गया। और अभी पिछले दिनों आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जब मलेशिया की यात्रा पे गए थे तो मलेशिया कैसे वहां के मलेशिया ने बिल्कुल एकदम रेड कार्पेट बिछाया था वो। तो तमाम इस्लामिक देश जो है वो समझ रहे हैं, इंडोनेशिया जो है वो इतना बड़ा इस्लामिक स्टेट है, देश है, वहां पे मुस्लिम जनसंख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन भारत से बहुत अच्छे संबंध है जी। तो तुर्की जो है वो, तुर्की दरअसल वो था कि खलीफा लंबे समय तक इस्लाम में खलीफा वही रहे, वो खलीफा तो वहां खत्म हुई। अब एर्दोगन जो है वो जो खलीफा होते थे मुसलमान के, वो एक खलीफा बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसको एक्सेप्ट कोई करेगा तब ना, क्योंकि अब उतनी बड़ी ताकत तुर्की नहीं रहा है। और वो 100 साल पुराने खिलाफत जो था, वो खलीफा जो था, उसको लाना उनके लिए संभव नहीं है। यूएई उनके अंडर नहीं आएगा, सऊदी अरब भी नहीं आएगा, सऊदी अरब के अपने संबंध है उसके। लेकिन जो जिस ढंग से वो खाड़ी के देशों में मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पे जो एक कट्टर इस्लामिक जो संगठन चल रहा है, जो तमाम जो सत्ता को वहां उखाड़ फेंकना चाहता है, उसको समर्थन दे रहे हैं, तुर्की देता है, एर्दोगन देते हैं, उससे तमाम जो खाड़ी के देश इस्लामिक देश हैं वो भी सतर्क हैं, वो भी उसको पसंद नहीं करते हैं। तो ये एक स्थिति है। बांग्लादेश मुझे लगता है कि तारिक रहमान के साथ जाएगा, ये नहीं होगा। एक और नई जानकारी आपको देता हूं, आपके दर्शकों को बताता हूं कि अब जो वहां पे इस ढंग के जो कट्टरपंथी जो थे वो भागने शुरू हुए हैं। आज की ही बात है, एक मुस्लिम छात्र नेता जो अपने आप को कहता था, जो कि शेख हसीना के खिलाफ जो है वो कार्रवाई में शामिल था, और अगस्त 2024 में उसने एक हिंदू सिपाही की हत्या की जी। वो वांछित था और 1.5 साल से उसको वहां गिरफ्तार नहीं किया गया था जी। जैसे ही तारिक रहमान ने वहां पे शपथ लिया, वो नेता भागा और वो यूरोप भागना चाहता था। उसके लिए उसने जहाज पकड़ी, जहाज जो थी कनेक्टिंग फ्लाइट उसकी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से दिल्ली से थी, और वो दिल्ली पहुंच गया। लेकिन इस बीच में बांग्लादेश को पता चला, सरकार को, कि वो भाग रहा है। सर, भारत के लिए कहीं से भी ये अच्छे संकेत नहीं माने जाए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अलग अलग चीजें हम होते हुए बांग्लादेश में देख रहे हैं, कभी यूनुस जो हैं वो बिसात बिछा रहे हैं, चाहे वो रहमान के खिलाफ ही बिछा रहे हों, क्योंकि ये माना जा रहा था कि जब रहमान सरकार में आएंगे तो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते जो हैं वो अच्छे हो जाएंगे। लेकिन अब जब रहमान सरकार में आ चुके हैं तो जिस तरीके से यूनुस जो ये बिसात बिछा कर है, उससे तो वो खुद ही जूझ रहा है, देश के अंदर भी और देश के यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। और अब जिस तरीके से पाकिस्तान, तुर्की, इन तमाम देशों का जिस तरीके से हस्तक्षेप बढ़ने लगा है बांग्लादेश के अंदर, वो भारत के लिए कहीं से भी अच्छे संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं, हस्तक्षेप देखिए, हस्तक्षेप पहले से था। जो मैं आपको बता रहा था, जो कहानी बता रहा था, कि उसमें जैसे ही बांग्लादेश से आया, भारत के पास अलर्ट कि हमारा एक वांछित है और एक ऐसा है अपराधी है जिसने हिंदू जो पुलिस ऑफिसर था उसकी हत्या की थी वहां पे ढाका में जी। और उसको एयरपोर्ट से गिरफ्तार करके और वापस बांग्लादेश तत्काल भेज दिया गया।
यानी कि अगर कट्टरपंथी, भारत विरोधी, हिंदुओं की हत्या करने वाले अगर बांग्लादेश से भागना शुरू हो जाते हैं तो ये अच्छे संकेत है। जी। ये जो आप बता रही हैं, ये बता रही है मोहम्मद यूनुस की, कि मोहम्मद यूनुस जो बिल्कुल एंटी हिंदू और एंटी भारत, मतलब भारत विरोधी बिल्कुल उसकी सारी गतिविधियां रही, उसने जो किया, उसने जिस ढंग से पाकिस्तान के आईएसआई का जो वहां पे डिवीजन खुलवा दिया, जो ढाका में पाकिस्तान एम्बेसी है वहां पे आईएसआई उसको संचालित करने लगी, आतंकियों को वहां पनाह देने की बात होने लगी, वो चीन को साथ लाने लगा। अब जब तारिक रहमान है, अभी तो बहुत एक दिन हुआ ही है उनको शपथ लिए हुए, आने वाले समय में आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि रिश्ते, ये जो पाकिस्तान और तुर्की का जो वहां प्रभाव दिखा था, जो दिख रहा है, वो धीरे धीरे शायद कम होने लगे। और प्रधानमंत्री मोदी ने जो चिट्ठी लिखी थी तारिक रहमान को, वो बेहतर रिश्ते की बात की है और भारत जो है उन्होंने आमंत्रित भी किया है। जब पिछली बार हम आपके साथ बैठे थे तो आपको ध्यान होगा, मैंने आपको बोला था कि हो सकता है कि तारिक रहमान की पहली विदेश यात्रा भारत हो। अभी उन्होंने हाँ नहीं कहा, तारीखें सामने नहीं आई है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जिस ढंग से उनको इनवाइट किया है वो उसको नकार नहीं सकते। बिल्कुल। और अगर तारिक रहमान की पहली विदेश यात्रा भारत होगी तो ये जितने भी मंसूबे पाकिस्तान पाले हुए हैं, आईएसआई पाले हुए हैं, चीन पाल रहा है, तुर्की जो है कोशिश कर रहा है, इनके मंसूबे धराशायी हो जाएंगे जी। और वहां पे जो आप ट्रेड डील की बात कर रही थी अमेरिका के साथ, वो वहां का जो कपड़ा उद्योग है, जो 80% निर्यात वहीं से होता है, बांग्लादेश का निर्यात का 80% सिर्फ कपड़ा का होता है, गारमेंट का होता है जी। और वो मुश्किल में फंस गया है। वो आप सोचो कि 12 फरवरी को वहां पे चुनाव था, मतदान था और 9 फरवरी को डील कर लिया अमेरिका के साथ जी। और वो डील में जो शर्तें रखी गई हैं, आप बिल्कुल सही कह रही थी, वो बांग्लादेश के भले के लिए नहीं है। वो डील में वो कम नहीं हुआ है, जो टोटल टैरिफ है वो 19% है, जो भारत पर टैरिफ है वो 18% है जी। 1% का अभी भी अंतर है। हाँ, ये शर्त जरूर लगाई है कि अगर वो अमेरिका से यार्न लेगा और उससे कपड़ा बना के देगा तो वो सस्ता पड़ेगा, वो जीरो टैरिफ पे जाएगा। बाद में ये जो सवाल पूछा गया था तो आपको ध्यान होगा कि पीयूष गोयल जो मंत्री हैं उन्होंने कहा था कि ये सुविधा भारत के साथ जो डील हुआ है उसमें भी है, यानी कि एक जो अपर हैंड जो बांग्लादेश का था वो खत्म हो गया है। दूसरा कि जो यूरोप के साथ जो एफटीए हुआ है इंडिया का, उससे यूरोप के जो कंट्री में जो गारमेंट सप्लाई होते हैं, जो निर्यात होते हैं, उसमें भारत को अपर हैंड मिल गया है जी। तो बांग्लादेश मुश्किल में फंस गया है और भारत से अगर वो लेता है यार्न, कॉटन खरीदता है जो पहले जाता था वहां पे, तो वो सस्ता पड़ेगा। दूसरी बात कि भारत के थ्रू भारतीय जो जहाज हैं, भारत जो पोर्ट हैं, यहां से अगर उसका कपड़ा निर्यात होता है भारत के पोर्ट से, तो ज्यादा बड़े पैमाने पर होता है, ज्यादा सुविधाजनक होता है। तो ये चीजें बंद हो गई थी। उसका जो भारत विरोधी रवैया था तो भारत ने बंद कर दिया था उसको। जो लैंड पोर्ट था पश्चिम बंगाल की सीमा से लगा हुआ, उसको भी बंद कर दिया था। तो ये सारी सुविधाएं खत्म कर दी थी। अब ये सारी चीजें उसको चाहिए, अगर सस्ता चाहिए, बेहतर चाहिए, अगर वहां पे चीजों को सुधारना है, क्योंकि 15 सालों में बांग्लादेश की स्थिति काफी चेंज हुई थी भारत के साथ अच्छे संबंध करके। पाकिस्तान से कई मामलों में, जो ह्यूमन इंडेक्स का ले लीजिए, बाकी डेवलपमेंट का ले लीजिए, बांग्लादेश आगे निकल रहा था। मोहम्मद यूनुस ने उसको पीछे धकेल दिया। मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश का कोई भला नहीं किया है। अब जो तारिक रहमान ने कहा है कि हम वही करेंगे जो बांग्लादेश के हित में हो। आपको ध्यान होगा, बोला है उन्होंने कि हम बांग्लादेश के हित में फैसले करेंगे। अब सवाल यह है कि बांग्लादेश का हित किस में है? क्या तुर्की के साथ मिलकर के जमाते इस्लामी जैसे कट्टरपंथी धड़े को आगे बढ़ाना, वहां आतंकवाद को पनपा देना, वहां पे जो हिंदुओं पे हमला करना, अल्पसंख्यकों को मारना, जिंदा जला देना, उनके घरों में आग लगाना, क्या ये बांग्लादेश के हित में होगा? लॉ एंड ऑर्डर अगर बिगड़ गया तो फिर तो बांग्लादेश के तमाम इंडस्ट्री से कह ले, इन्वेस्टमेंट कह ले, जो भी कह ले, सब खत्म हो जाएगा जी। तो लॉ एंड ऑर्डर को रहना
वो सबसे पहली प्राथमिकता उनकी है। और ये एक जो बड़ी प्राथमिकता है, जो मैंने पहले भी दर्शकों को बताया था, वो ये है कि जमाते इस्लामी नाम का जिन जो यूनुस ने बोतल से बाहर कर दिया, उसको वापस बोतल में कैसे डालेंगे। बिल्कुल सर। क्योंकि पिछली बार जब प्रतिबंध लगा था तो उसके पहले 2001 में देखेंगे तो उसके केवल 17 एमपी थे और कोलिशन में था वो बीएनपी के साथ, है ना, जिसके कारण बीएनपी उस वक्त सरकार थी, वो भारत विरोधी कुछ गतिविधियों में शामिल थी। इस बार तारिक रहमान बाहर निकले हैं उससे, लेकिन उसके 68 एमपी हैं और प्रमुख विपक्षी दल है, नेता प्रतिपक्ष उसी का होगा, तो उस पर प्रतिबंध लगाना कैसे संभव होगा। जो एक रास्ता मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि बीएनपी पे, चूंकि शेख हसीना के खिलाफ वहां पे केस चला है, सजा सुनाई गई है, कानूनी कार्रवाई चल रही है, वो वापस लाना और उनको छोड़ना शायद वो ना चाहें तारिक रहमान, और भारत इस चीज को समझेगा। लेकिन भारत से रिश्ते अच्छे करने के लिए जो अवामी लीग पे प्रतिबंध है वो हटाया जाए, लोकल नेता कोई वहां पे आए, या जैसे तारिक रहमान आए हैं वैसे शेख हसीना के जो बेटे हैं या उनकी बेटी जो लंदन में है वो भी आ सकती है, वो वहां कमा सकती है। अगर जो है अवामी लीग वहां पे आ गई तो जो विपक्ष का स्पेस है, जिसको अवामी लीग पे प्रतिबंध के कारण जमाते इस्लामी उस पे आ गया, वो स्पेस खत्म आ जाएगा इसके पास, अवामी लीग के पास। और तब जमाते इस्लामी जो कभी 18 से ज्यादा सीटें जीत ही नहीं पाया, बांग्लादेश की जनता ने हमेशा उसको नकार दिया, वो इस बार अवामी लीग का स्पेस चूंकि खत्म था, खाली था, तो इसलिए वो 68 उसको जीती गई, सीटें जीत पाया। तो ये तारिक रहमान को करना पड़ेगा, यही उनके पास एक उपाय है। जी बहुत शुक्रिया सर आपका। तो हमने देखा किस तरीके से जो बांग्लादेश में चीज़ें बदल रही है, हर एक पल बांग्लादेश में कुछ ऐसा हो रहा है जो शायद भारत के हित में नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस ने अमेरिका को लेकर जो है कैसे बिसात बिछा दी है, देश के अंदर किस तरीके से बिसात बिछा दी गई है, और अब तुर्की की एंट्री जो है कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये शंका पैदा कर रहा है कि क्या तुर्की पाकिस्तान जिस तरीके से दिलचस्पी ले रहा है बांग्लादेश में, और तुरंत ही अभी जो है बांग्लादेश में आम चुनाव खत्म हुआ है, और जिस तरीके से ये दोनों ही देश या और भी इसके साथ भी जो देश है जिस तरीके से बांग्लादेश में दिलचस्पी लेते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या ये भारत के लिए जो है एक अलार्म की तरह है कि भारत को जो है इससे सतर्क हो जाना चाहिए। इस पर जो कुछ भी अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे।